नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। कुछ देर के बाद राहुल गांधी संभल के दौरे पर रवाना होने वाले हैं। वहां वो 24 नवंबर को हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही वायनाड से चुनकर संसद पहुंचे प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ होंगी। सूत्रों के मुताबिक सुबह लगभग 10 बजे राहुल गांधी दिल्ली से संभल के लिए रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले ही संभल प्रशासन ने उन्हें रोकने की तैयारी कर ली है। जानकारी है कि प्रशासन दिल्ली से यूपी की सीमा में दाखिल होने से उनको रोकने की तैयारी में है। संभल के डीएम राजेंद्र पैसिया ने राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर पड़ोसी जिलों के अधिकारियों को चिट्ठी लिखी है। डीएम ने यह चिट्ठी बुलंदशहर, अमरोहा, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर प्रशासन को लिखी है। कहा कि राहुल गांधी को संबंधित जिलों की सीमा पर ही रोक दिया जाए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संभावित संभल दौरे को लेकर प्रशासन धारा 163 का हवाला दे रहा है, जो वहां 10 दिसंबर तक लागू है। राहुल गांधी के संभल दौरे को देखते हुए यूपी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि राहुल गांधी को संभल बढ़ने से रोका जा सके। ये गाजीपुर बॉर्डर का हाल है आपके सामने। वहां बड़ी संख्या में इस समय पुलिस बल की तैनाती है। अब राहुल गांधी को दिल्ली में ही रोकने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने देखिए क्या तैयारी की है। इस वक्त हम बॉर्डर पे मौजूद हैं। ये NH9 है। ये ऊपर जो पूरी रोड जो सीधे दासना होते हुए हापुड़ को ये सड़क जाती है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग की गई है। बैरिकेटिंग वो भी कई लेयर की बैरिकेटिंग की गई है और कितनी संख्या में यहाँ पर पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। पूरे जिले के तमाम अधिकारी इस वक्त यहाँ गाजियाबाद बॉर्डर पे मौजूद है और सुबह के वक्त जब यहाँ पर ट्रैफिक फर्राटे से गुजर जाता था, आप देखिए लंबा ट्रैफिक जैम आपको यहाँ पर एक कैरिज वे में साफ साफ नजर आएगा। और अब दूसरी तरफ की तैयारियां मैं दिखाता हूं आपको। ये मेन कैरिज वे है। अब पुलिस ने यहां पर भी बैरिकेटिंग करनी शुरू कर दी है, आप देखिए। और अब कुछ ही देर में यहां पर भी ट्रैफिक जैम लग जाएगा। जानकारी ये है कि करीब 10 बजे के आसपास राहुल गांधी यहां पहुंच सकते हैं और इसके बाद इस रास्ते से वो दासना टोल होते हुए हापुड़ जाएंगे। हापुड़ से गजरौला और गजरौला से वो संभल के लिए जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी के प्रस्तावित संभल दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है, वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। अगर कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई तो अब उस घटना में अगर वहाँ प्रशासन वहाँ की स्थिति को सामान्य कर रहा है और वहाँ पे फिर से स्कूल कॉलेज खुल गए, लोगों में आपस में एक समन्वय हो रहा है, तो सभी पार्टियों से अपील की गई कि अभी कोई नेता न जाए। नेता के जाने पे कोई बयान आ गया, कोई भाषण भड़काऊ आ गया, आखिर क्यों घटना हुई? आखिर अगर अदालत की आदेश पे वहाँ का प्रशासन सर्वे करने गया तो कहाँ से हजारों की भीड़ आ गई? उसको अगर ये LOP है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो इनका काम है यहाँ से शांति की अपील करें, ना कि जाकर के आग में घी डालने का काम। संभल जाना चाहते हैं, उन परिवारों से मिलने जाना चाहते हैं जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, तो इनको घबराहट होती है राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में घुसने से कैसे रोकें, ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। संभल में हिंसा के बाद पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। वहां जांच में कुछ कारतूस और खोखे मिले हैं। उनमें से एक मिसफायर कारतूस और बरामद खोखे पर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लिखा हुआ है। एक दिन पहले हिंसा प्रभावित इलाकों में जांच के दौरान SIT ने वो कारतूस बरामद किया। अब फॉरेंसिक टीम ने भी उन गोलियों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को इसके पीछे बड़ी साजिश दिख रही है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम ने मौके पर मौजूद कारतूस खोखे अपने कब्जे में लिए हैं। उम्मीद है कि पुलिस की टीम आज एक बार फिर हिंसा प्रभावित इलाकों में जांच शुरू करेगी। और HHMD से कई जगह जमीन में दबी हुई कुछ ऐसे जो खोखे हैं मिले हैं। उसमें एक खोखा है जिसपे POF पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वो भी लिखा है। एक खोखा है उस पर FN या NF स्टार करके इस तरीके का लिखा है। ये दोनों 9 mm डायमीटर के हैं। और उसके अलावा वहाँ से 2 12 बोर के और 2 32 बोर के खोखे भी नाली से मिले हैं और ज़मीन से भी HHMD के माध्यम से मिले हैं। तो ये थोड़े चौंकाने वाले तथ्य हैं पुलिस के लिए भी, और इसको हम सीरियसली इन्वेस्टिगेट भी करेंगे और अन्य एजेंसीज की भी मदद लेंगे कि ये जो इस तरह के कार्ट्रिजेज हैं ये कहाँ पे और किस तरीके के लोग प्रयोग में लाते हैं और यहाँ पे किस तरीके से ये पहुँचे हैं। सबकी पूरी जांच पड़ताल बहुत ज़रूरी है क्योंकि इट इज़ ए वेरी सीरियस मैटर।
और NIA हैं, उनकी भी मदद ली जाएगी कि इट इज़ ए वेरी सीरियस मैटर, तो हेडक्वार्टर के माध्यम से हम पता लगाने का प्रयास करेंगे। आज महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का सस्पेंस खत्म होने की उम्मीद है। बीजेपी विधायक दल की बैठक मुंबई में होने जा रही है और इसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण बीती रात मुंबई पहुंची। विजय रूपाणी भी मुंबई पहुंच चुके हैं। दोनों की मौजूदगी में आज बीजेपी की ये विधायक दल की बैठक होने वाली है। इस बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। खबरों के मुताबिक सीएम के नाम का औपचारिक ऐलान होते ही महायुति नेता राजभवन पहुंचेंगे, जहां सरकार बनाने का दावा पेश होगा। पहले से ही 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तय है। नहीं, चर्चा में एक्चुअली हमारी कार्य पद्धति है कि हम लोकतांत्रिक परंपरा से काम करते हैं, तो सभी विधायक दल की बैठक में सबको पूछेंगे, प्रस्ताव आएगा, सपोर्ट बात होगी। अगर सर्वसम्मति हो जाएगी तो एक ही प्रस्ताव होगा। अगर कोई नेता बनना चाहता है तो फिर देखेंगे आने वाले। देवेंद्र जी का नाम चर्चे में है, भाई चर्चे में ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है क्या? कुछ नए नहीं, ऑफिशियल तो कल पता चलेगा। भले ही महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुए हो, लेकिन शपथ की तैयारियां तेज हुई हैं। क्या फॉर्मूला तैयार हुआ है इसे भी समझ लेते हैं। फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, जो मुख्यमंत्री है वो देवेंद्र फडणवीस। सूत्रों की माने तो 5 दिसंबर को आजाद मैदान पर शपथ में सिर्फ 3 लोग ही शपथ लेंगे, जिसमें एक मुख्यमंत्री होंगे जबकि 2 डिप्टी सीएम होंगे। सीएम बीजेपी का होगा, लेकिन क्या फडणवीस होंगे, इस पर बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। वहीं डिप्टी सीएम के लिए एकनाथ शिंदे और अजित पवार शपथ लेंगे। मंत्रालय के बंटवारे का फॉर्मूला भी तैयार हो गया और सूत्रों की अगर माने तो बीजेपी अपने पास 21 से 22 मंत्रालय रखेगी। वहीं शिवसेना के खाते में 22 मंत्रालय, जबकि एनसीपी को लगभग 9 से 10 मंत्रालय मिल सकते हैं। खबर है कि शिवसेना ने 16 मंत्रालयों की मांग की थी, लेकिन 12 मंत्रालय ही उसके खाते में आ रहे हैं। अगर हम पद की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री का पद बीजेपी के पास होगा और इसके अलावा गृह मंत्रालय को लेकर लगातार बीजेपी और शिवसेना के बीच में खींचतान चल रही थी, लेकिन यहां भी बीजेपी ने अपने मंत्रालय अपने पास रखा। इसके अलावा स्पीकर भी बीजेपी का ही होगा। शिवसेना की बात करें तो एक डिप्टी सीएम के अलावा शहरी विकास मंत्रालय उनको मिल रहा है। वहीं विधानसभा परिषद के अध्यक्ष की मांग भी उन्होंने की थी, लेकिन उपसभापति होने की वजह से उन्हें यह विभाग नहीं दिया गया। अजित पवार 6वीं बार डिप्टी सीएम बनेंगे। वहीं वो अपना पसंदीदा वित्त मंत्रालय पाने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर भी एनसीपी का ही होगा। नोएडा में चल रहे किसानों के प्रदर्शन के बीच उपराष्ट्रपति ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछा है। मुंबई में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूछा कि आखिर किसानों से क्या वादा किया गया था, वो वादा क्यों नहीं निभाया गया। उन्होंने पूछा कि मेरा किसान परेशान और पीड़ित क्यों है। आज के दिन ग्रामीण व्यवस्था, आज किसान परेशान है, पीड़ित है, आंदोलित है। यदि अगर संस्थाएं जीवंत होती, योगदान करती, ये हालात कभी नहीं आते। ये आप और हमारे सामने प्रश्न है। किसान से वार्ता अविलंब होनी चाहिए और हमें सबको जानकारी होनी चाहिए कि क्या किसान से कोई वादा किया गया था। माननीय कृषि मंत्री जी, आपसे पहले जो कृषि मंत्री जी थे, क्या उन्होंने लिखित में कोई वादा किया था? यदि वादा किया था तो उसका क्या हुआ? माननीय कृषि मंत्री जी, थोड़ी पीड़ा है, मेरे लिए चिंतन और चिंता का विषय है। अब तक ये पहल क्यों नहीं हुई? आप कृषि कल्याण ग्रामीण विकास के मंत्री हैं। मुझे याद आती है सरदार पटेल की, उनका जो उत्तरदायित्व था देश में एकता करने का, कैसे उन्होंने बेखूबी किया। ऐसी चुनौती आज आपके सामने है, इसको भारत की एकता से कम मत मानिए।
आज ग्रेटर नोएडा के पास 0 पॉइंट पर किसानों का प्रदर्शन होने जा रहा है और इसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। ये प्रदर्शन नोएडा में आंदोलनकारी किसानों की मांगों को लेकर है, जिन्हें दलित प्रेरणा स्थल से जबरदस्ती हटाया गया था। और किसानों की 2 मुख्य मांगे हैं। पहली है जमीन अधिग्रहित जमीन का 10% हिस्सा में पूर्ण रूप से विकसित करके दिया जाए। दूसरी मांग है 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत उन्हें उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। ग्रेटर नोएडा की मीटिंग में किसान आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। बीती रात जयपुर में छात्र छात्राओं को पकड़ने के लिए पहुंचे पुलिस से इस्तीफा दे चुके मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की कहासुनी हो गई और पुलिस जिन छात्रों को पकड़ने के लिए पहुंचे थे उन छात्रों ने 5 दिसंबर को पेपर लीक के आरोप में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा रद्द करने के लिए आंदोलन का ऐलान किया। उन्हीं छात्रों को पकड़कर पुलिस थाने ले गई। उन पर एक्शन पर किरोड़ी लाल मीणा पुलिस वालों से भड़क गए और उनसे भिड़ गए और पुलिस वालों को उन्होंने जमकर फटकार लगाए। छात्रों को छुड़ाकर उसके बाद वो अपने साथ ले गए। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। मंत्री जी है किरोड़ी लाल जी, मेरे को पता है पर मैं आ रही हूँ ना। नीचे आ रही हूँ। हटो मत का, रात में बदमाशी कर रही है। किसके साथ आई हूँ सर? मैं मकान मालिक है मेरे साथ। हाँ ठीक है, होगा मकान मालिक। और सर मैं बात करने के लिए आई हूँ उससे। रात में क्या की बात करनी है? रात में तो आप भी तो आए हैं रात में। तुम क्या की बात करोगे रात में? सर ऐसा क्यों गुस्सा कर रहे He हैं? is my man. वो मेरा आदमी है जिसको आप पकड़ रहे हैं। आदमी क्या होता है सर? आदमी क्या होता है? चुपचाप नहीं चल रहा। सर ऐसा क्या गुस्सा कर रहे हैं? क्या गुस्सा कर रहे हो? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और चिन्मय कृष्णदास की रिहाई की मांग करते हुए देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। अलग अलग शहरों में लोगों का गुस्सा फूट रहा है। हिंदू संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं और बांग्लादेश में हो रहे हमले का विरोध किया जा रहा है। इस मामले में सियासत भी जबरदस्त चल रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कल बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन भेजने की मांग की है, तो बीजेपी ने ममता के इस बयान को लेकर निशाना साधा है। तो ममता बनर्जी अपनी वोट बैंक के लिए पॉलिटिक्स से कर रही है। वोट बैंक के लिए इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी को पता है हिंदू वोट उन्हें मिलता नहीं, ज़्यादातर हिंदू वोट बीजेपी को मिलता है वहाँ पे, इसलिए हिंदू वोट को मूर्ख बनाने के लिए, वोटर्सों को मूर्ख बनाने के लिए ये वो कर रही है। और मैं पहले ये सवाल पूछना चाहता हूँ ममता बनर्जी से कि यूएन फोर्सेस बांग्लादेश जाएगी ना जाएगी, ये यूएन की बात है और इसकी लंबी पद्धति होती है, आपको पता है। लेकिन बड़ी बात ये है कि बांग्लादेश तो बाजू में है, आप पश्चिम बंगाल के अंदर जो छोटा छोटा बांग्लादेश बना के रखे हैं, इसमें क्या होगा? इसमें कौन से फोर्सेस आप अलाउ कर रहे हैं? कुछ दिन पहले मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हिंदुओं के घर जला दिए गए, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, आप सेंट्रल फोर्सेस अलाउ नहीं किए। यहाँ तक कि आप पश्चिम बंगाल के असेंबली के प्रेमिसेस के अंदर सेंट्रल फोर्सेस को घुसने नहीं देते, जो हमारे विधायक के सिक्योरिटी में है। और आप बोल रहे कि यूएन फोर्सेस, अरे पहले आप जो बांग्लादेश आपने पश्चिम बंगाल के अंदर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बांग्लादेश बना के रखे हैं, पहले उसको संभाल। एक बार फिर फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में मजहब के आधार पर लड़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को बांट रही है। India is going through, how religion is being used to destroy this nation. Hindus are being told that Muslims are outsiders and they are the ones who will take your homes, take your livestock, will take your Mangal Sutra. This sort of a land does not reflect our top leader, the Prime Minister, in the election what he said. How can you make India strong if you have division inside? That division has to be finished. We are all Indians, whether you belong to one religion or one other religion, whether you speak this language or that language, whether your culture is this or other culture. Now, for instance, जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।